let us go ahead with our discussion on the topic of basic concepts. We have covered lot of different concepts in the morning, and now we are going to talk about the last part of basic concepts. Last two parts actually speaking, one is rebate and other one is एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्सेशन कैसे होता है. सर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स तो नहीं लगता है, तो ऐसा कैसे हो गया? चलो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे क्या है करके. पहला पॉइंट है रीबेट. रीबेट किसके लिए है मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो 2014 जब नया गवर्नमेंट आ गया, मोदी सरकार आ गया था, तो उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी उनके पास से कि आप टैक्सेशन में कुछ चेंजेस करके लाओगे. तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग टैक्सेशन का स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, जैसा स्लैब रेट्स था 2.5 लाख वगैरह वगैरह वो करते रहेंगे, और साथ में वो न्यू रेजिम भी चालू कर देंगे वगैरह. ओके, तो जिनको चाहिए वो न्यू रेजिम में आ जाओ बाबा, हम लोग ज़्यादा कुछ ये नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को न्यू रेजिम का फ़ायदा होने वाला नहीं था, ओल्ड रेजिम ही फ़ायदेमंद था. तो जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन में मोदी सरकार ने एकदम धड़म से लोगों को बोल दिया कि ऐसा चेंज करो, या फिर जीएसटी में बोल दिया धड़म से चेंज करो, वैसे इनकम टैक्स में उन्होंने कुछ हाथ नहीं लगा. इनकम टैक्स बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे. फिर जो लोग ओल्ड रेजिम में रहना चाहते हैं लेकिन इनका इनकम काफ़ी कम है, तो उनको कुछ तो मदद करनी है. स्लैब रेट को सीधा बढ़ा दिया कि अब आप टू 5 लाख नो टैक्स, ऐसा डायरेक्टली कर देंगे. तो फिर जिसका इनकम 5,01,000 है, 5,10,000 है, उसी को टैक्स आएगा. बट जिसका इनकम 4,99,000 है या फिर 5 लाख, उसको बिल्कुल टैक्स नहीं आएगा. उनको यही करना था कि जिसका इनकम 5 लाख है या फिर 5 लाख से नीचे, उसको टैक्स लगाने का नहीं है. लेकिन जिसका इनकम 5,01,000 है, उसको सिर्फ 1,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगाने का है. उनका एक्सपेक्टेशन क्या था? द क्वेश्चन विच दे वांटेड टू सॉल्व और द टेक्निक विच दे वांटेड टू सॉल्व इज दैट हमको स्लैब रेट बढ़ाएंगे, अगर सपोज सीधा बोलते 0 to 5 लाख नो टैक्स, जैसे हमने वो 80 ईयर के ऊपर वालों के लिए करके रखा हुआ है. वहाँ पे क्या होता है, फिर अगर 5 लाख को क्रॉस किया तो जितने अमाउंट से 5 लाख को क्रॉस किया है उसी के ऊपर टैक्स आता है. ये उनको नहीं करना था. उनको कहना था कि 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स लगने वाला है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो टैक्स लगने वाला है. लेकिन सर फिर वो 2.5 लाख के ऊपर वाले लोग जो है ना, उनका इनकम काफ़ी कम है, मतलब मंथली 23,000 कमाता रहेगा तो एनुअली 2,40,000 होता है. तो मंथली 25,000 कमा रहा है, मंथली 30,000 कमा रहा है, 3,60,000 होता है. 3,60,000 मंथली 30,000 सर किधर सिटी में रहने को होता है आजकल, किधर भी बेचारा किधर तो दूर रहता रहेगा और बाद में बार बार ट्रैवल करता रहेगा, और उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो. उसका ट्रैवलिंग में कितना खर्चा होता है सोच के देखो. मुंबई में अच्छा लोकल ट्रेन है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट अच्छा मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट इज द ओनली थिंग. बट गर्दी बहुत सारा है. और बहुत सारे बाकी के शहर जो रहेंगे, औरंगाबाद रहेगा, नासिक रहेगा, पूना रहेगा. पूना में अभी भी मेट्रो चालू हो रहा है, वो भी अभी तक सारा का सारा मेट्रो पूरा चालू हुआ भी नहीं. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनका तो ट्रैफिक में कितना टाइम जाता रहेगा. तो मंथली 30,000 कमा रहा है, ऊपर से बेचारा बाइक पे इधर उधर घूम रहा है, पेट्रोल का खर्चा कर रहा है सब जगह पर से. तो सर इसको जरा मदद करो ना. मदद तो करना चाहते लेकिन 5 लाख तक नो टैक्स, ये भी नहीं बोलना चाहते. फिर क्या करेंगे? हमने बोला नहीं, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा, वो टैक्स हम निकालने वाले नहीं है. लेकिन अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख के अंदर रहेगा, अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख के अंदर रहेगा, तो मैक्सिमम रीबेट यू कैन गेट इज ₹12,500. मतलब आइदर द अमाउंट ऑफ टैक्स और ₹12,500, विच एवर इज लेस. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? सर उसका फायदा क्या होगा? पहली बात, जिसका इनकम 5 लाख तक गया है उसको हम क्या बोलेंगे, पहले 2.5 लाख को छोड़ दो, और ऊपर के 2.5 लाख के ऊपर 5% टैक्स, मतलब 12,500 का टैक्स लगेगा. लेकिन 12,500 का टैक्स कैलकुलेट करके बाद में उसमें से 12,500 माइनस कर देने का, तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 0. तो सर फिर सीधा बोल देने का ना 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है करके. ये क्या कर, मतलब एक तो कैलकुलेशन बढ़ा दिया, 12,500 ऐड करो करके, बाद में फिर से 12,500 माइनस करो. नहीं, वैसा नहीं है. गवर्नमेंट ने काफ़ी दिमाग चलाया हुआ है. अभी सोच के देखो कि तुम्हारा इनकम 5,10,000 रहेगा. अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलती थी कि अप टू 5 लाख नो टैक्स, अप टू 5 लाख 0%, और तुम्हारा इनकम 5,10,000 होता था, तो तुमको टैक्स कितना लगता था? फिर ऊपर के 10,000 के ऊपर तुमको शायद 5%, 20%, जो भी कुछ रहेगा वो लगता था. समझ से मैं क्या बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट ने क्या बोला? नहीं, हमने पूरा 5 लाख को जीरो किया हुआ नहीं है, हमने बोला 2,50,000 तक ही जीरो है. तो अभी अगर मेरा इनकम 5,10,000 रहेगा तो मुझे रिबेट नहीं मिलेगा, मुझे रिबेट नहीं मिलेगा. और मेरा पहला जो अमाउंट है 0 to 2,50,000, उसके और नो टैक्स. 2,50,000 to 5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया, उसके और 5% मतलब 12,500 टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर के 10,000 के और 20% टैक्स मतलब 2,000 रुपये का टैक्स लगेगा. मतलब मेरा टैक्स लायबिलिटी 14,500 हो जाएगा. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर वो अप टू ₹5 लाख नो टैक्स बोलते थे तो उसका टैक्स लायबिलिटी 2,000 रुपये रहता था, पर उसका टैक्स लायबिलिटी कितना रहेगा? अभी 14,500 रहेगा.
मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि जिनका इनकम सचमुच में 5 लाख से कम है, मतलब मंथली 40,000, 41,000, 42,000 ऐसा कुछ तो 42,500 ऐसा कुछ तो वो खेल रहे हैं, उन लोगों को हम लोग मदद करने को तैयार है। बट जो लोग 45,000, 50,000, 60,000 मंथली, 70,000 ऐसा खेल रहे हैं, उनको कुछ मदद मिलने वाला नहीं है, उनको नॉर्मल टैक्स लगेगा। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट है स्पेसिफाइड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ओल्ड रेजिम में उन्होंने क्या बोला है, अप टू ₹5 लाख तक तुम्हारा इनकम रहेगा, टोटल इनकम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सैलरी इनकम। अगर तुम्हारा टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, अपना पूरा चार्ट याद कीजिए। टोटल इनकम का मतलब होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, बाद में अलग अलग हेड्स के हिसाब से, सभी हेड के अंदर क्लबिंग वबिंग करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद, उसमें से चैप्टर 6 का और 10AA का डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बचता है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। वो टोटल इनकम अगर तुम्हारा 5 लाख के अंदर रहेगा तो तुमको रिबेट मिलेगा, किधर? ऑप्शनल रेजिम में, ओल्ड रेजिम में। और डिफॉल्ट रेजिम में, हाँ सर, मतलब वहां पे क्या है, आपको पहला लिमिट 0 to 2,50,000 है, दूसरा लिमिट 2,50,000 to 5 लाख है, 5 लाख तक उन्होंने रिबेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी पहला लिमिट 0 to 3 लाख है, दूसरा लिमिट 3 लाख to 6 लाख है, तो 6 लाख तक उसको एग्जेम्पशन मिलने वाला है या फिर रिबेट मिलने वाला है, ऐसा लगता है। गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं, उसको 7 लाख तक मिलने वाला है। तो ऑप्शनल रेजिम में 5 लाख तक रहेगा तो रिबेट है, और डिफॉल्ट रेजिम में 7 लाख तक रहेगा तो रिबेट है। मतलब ऑप्शनल रेजिम में यू आर डांसिंग एग्जैक्टली एट द थ्रेशोल्ड लिमिट, बराबर 5 लाख रहेगा तो, या फिर उसके अंदर रहेगा तो तुमको रिबेट है। और डिफॉल्ट रेजिम में यू आर नॉट डांसिंग एग्जैक्टली एट थ्रेशोल्ड लिमिट, बट यू आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। 0 to 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10% जो लॉजिक है, उसमें से 7 लाख तक जाओगे तो रिबेट ऐसा करके बोल के रखा है। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को थोड़ा क्रॉस करके आगे जाने के बाद उन्होंने रिबेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ क्या होगा अपने को 10th क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहले 9 क्वेश्चन करेंगे, सादा क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो, मिस्टर राघव, एज 26 ईयर्स एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 26 साल का बच्चा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ऑप्शनल रेजिम में रहेगा तो भी इसको 2,50,000 तक ही खेलना पड़ेगा, इसको 3 लाख वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 6,50,000। अच्छा, 6,50,000 काफी बड़ा इनकम है। Comprising of his salary income and interest on bank fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year of 24-25 under default tax regime. एक मिनट, ये वाला नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो कौन सा रेजिम है? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा? टोटल इनकम उन्होंने खुद ही बोल कर रखा है, कितना? 6.5 लाख है। 6.5 लाख मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे? पहले 3 लाख के ऊपर नील, पहले 3 लाख के ऊपर नील, बाद में 6 लाख to 3 लाख, मतलब कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 5%, मतलब कितना हो गया? 15,000। और बाद में 9 लाख माइनस 6 लाख करना पड़ेगा, बराबर ना? 9 लाख माइनस 6 लाख करना पड़ेगा कि 6,50,000 माइनस 6 लाख करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 3 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 50,000 आएगा, क्योंकि इसका इनकम कितना? 6.5 लाख ही है ना। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 50,000 के ऊपर कितना आएगा बोलो? 10% आएगा। 50,000 पे 10% मतलब कितना आएगा? 5,000। तो उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 20,000। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम बोलेंगे ठीक है, फिर रिबेट कितना मिल जाएगा? 20,000। क्योंकि 7 लाख तक इनकम रहेगा तो जितना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है उतना तुमको रिबेट मिल सकता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, आपने 12,500 बोला था। 12,500 ऑप्शनल रेजिम में लिमिट है, हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में खेल रहे हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में सोच के देखो, अगर तुम्हारा इनकम 7 लाख है, जस्ट एग्जाम्पल, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूँ, तो इसके कितने टुकड़े कर दोगे तुम लोग? 3। एक क्या? पहला 3 लाख, बाद में क्या? दूसरा 3 लाख, और बाद में क्या? 1 लाख। एम आई करेक्ट? क्योंकि 7 लाख की बात चालू है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पहले 3 लाख पे कितना लगेगा? 0%, मतलब कितना रे? नील। दूसरे 3 लाख पे कितना लगेगा? 5%, मतलब कितना रे? 15,000। और बाद में 1 लाख पे कितना लगेगा? 10%, मतलब कितना रे? 10,000। मतलब मैक्सिमम रिबेट अंडर डिफॉल्ट रेजिम इज हाउ मच? 25,000 है। ये कौन सा है? डिफॉल्ट रेजिम का है। और ऑप्शनल रेजिम का कितना बोला मैंने आपको? 12,500। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? ऑप्शनल रेजिम का रिबेट कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 12,500। अभी बच्चा लोग ना आधा अधूरा सुनता है, वो क्या बोलता है? ऑप्शनल रेजिम में रिबेट कितना मिलता है? 12,500, और डिफॉल्ट में कितना मिलता है? 25,000। मैं बोलूंगा नहीं, ऑप्शनल रेजिम में मैक्सिमम रिबेट मिल सकता है 12,500। 12,500 मिलेगा ऐसा नहीं बोला मैंने, 12,500 तक मिलेगा ऐसा बोला मैंने। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? क्लियर? डिफॉल्ट रेजिम में रिबेट कितना मिलेगा? बच्चा लोग बोलते सर ने बोला 25,000। नहीं, 25,000 तक मिल सकता है।
सो अगर तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 20 साल रहेगा तो रिबेट 25 साल करके तुम ये मत बोलो कि गवर्नमेंट मुझे रिफंड देने वाली है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट बोले कि सॉरी रिबेट मतलब क्या है, तेरा टैक्स कैंसिल कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। तेरा टैक्स कितना है? 25,000 है, चल 25,000 कैंसिल। तेरा टैक्स कितना है? 20,000 है, चल 20,000 कैंसिल। ऐसा मत बोल सर उसको 25,000 कैंसिल किया ना, मुझे भी 25,000 कैंसिल करके दो और मुझे 5,000 रिफंड दो। मैं बोलूंगा क्या का रिफंड? रिफंड का मतलब ये है कि तुमने एक्स्ट्रा भरा रहेगा तो तुमको वापस मिलेगा, तुमने कुछ भरा नहीं, कुछ नहीं। रिफंड का कंसेप्ट कब आता है? जब तुम एडवांस टैक्स और टीडीएस को माइनस करते हो उसके बाद में आता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तब हम बोलते हैं इधर टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल। यहां पे तो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गया है। अब इसके आगे सपोज ऐसा रहेगा कि इसका रिबेट है 20,000, इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है? जीरो, लेकिन इसके एम्प्लॉयर ने इसका सैलरी कट करके रखा है, सॉरी इसका टीडीएस कट करके रखा है जैसे एग्जांपल, और उसका टीडीएस कितना कट किया? 5,000 कट किया है, या फिर 7,000 कट किया उसका टीडीएस एम्प्लॉयर ने सैलरी में से। मैं बोलूंगा फिर वो 7,000 उसको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड मतलब कब? तुमने जितना भरना चाहिए उससे ज्यादा भरा रहेगा तब। यहां पे तो अपने को पता ही नहीं उसने कितना भरा है, हम उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसका टैक्स पेबल नहीं तो रिफंडेबल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और रिबेट की वजह से कभी भी रिफंडेबल नहीं आ सकता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं? आई एम रिपीटिंग अगेन, रिफंडेबल का कंसेप्ट कब आता है? जब तुम टैक्स लायबिलिटी कितना है और टैक्स पेमेंट कितना है इन दोनों को कंपेयर करते हो, तब तुमको रिफंड के पेबल समझ में आता है। यहां पे हमने टैक्स पेमेंट कितना चेक किया ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ने दिया ही नहीं टैक्स पेड कितना है करके। एडवांस टैक्स इतना भरा, टीडीएस इतना कट किया, कुछ बोला हुआ नहीं है। सो आई कैन टेल यू रिफंड नहीं सर, दे दो ना, फिर उसको 25,000 का रिबेट लगा के उसको 5,000 का रिफंड दे दो। रिबेट की वजह से रिफंड नहीं आ सकता है। रिबेट की वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी मैक्सिमम जीरो हो सकता है, बट बाकी कुछ नहीं, टैक्स लायबिलिटी जीरो होगा। फिर उस टैक्स लायबिलिटी के साथ आप कंपेयर किसको करो? आपने एक्चुअल कुछ टैक्स भरा है उसको कंपेयर करो। अगर भरा रहेगा तो आपको रिफंड मिल जाए, क्योंकि आपने भरने का जरूरत नहीं था, फिर भी आपका भर के हो गया, चलो रिफंड ले लो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, रिफंड इज अ कंसेप्ट विच कैन बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर कंपेयरिंग टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेमेंट। इट इज नॉट बाय कंसिडरिंग बेसिक टैक्स माइनस रिबेट, वो नहीं होता है। रिबेट कैन नेवर गिव यू रिफंड, रिबेट कैन ओनली कन्वर्ट योर टैक्स लायबिलिटी टू जीरो। एंड इफ योर टैक्स लायबिलिटी is zero, still you have paid some tax in advance or still your TDS is deducted, then zero tax liability and TDS इसको कंपेयर करके हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो रिलीफ की वजह, रिबेट की वजह से अपने को रिफंड नहीं आया। अपने को रिफंड क्यों आया था? टैक्स लायबिलिटी जीरो होने के बावजूद टैक्स भर के रखा था, इसके वजह से रिफंड आ सकता है। अपने को इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करने को आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला ही नहीं उसका टैक्स कितना कट हुआ है, उसने एडवांस टैक्स कितना भरा हुआ है। समझेगा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? चलो फटाफट फिर कंप्लीट कर दो। ये कौन सा है स्लाइड नंबर मेरा? 30 कौन सा है मुझे दिख नहीं रहा है, 38 है मेरे ख्याल से ना कि 36 स्लाइड नंबर 36। और एक क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अरे वो तभी बहुत सारा काम कर रहा था ना, तब वो मेरा अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप का मेरा स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट था, तो उसके से मेरी आंखों को तकलीफ हो रहा है अभी ज़रा, और ये भी बहुत ब्राइट है। ज़रा इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ। नाही कळलं काय म्हणाली, प्रश्न नाही कळला। टीडीएस म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स, तो गव्हर्नमेंटकडे गेलेला असतो, कारण की माझा एम्प्लॉयर माझ्या सॅलरीमधनं टॅक्स कट करतो, तो स्वतःकडे ठेवत नाही, तो गव्हर्नमेंटकडे जातो। तो माझा ॲडव्हान्स टॅक्स पण गव्हर्नमेंटकडे गेलेला आहे आणि माझा टीडीएस पण गव्हर्नमेंटकडे गेलेला आहे। ॲडव्हान्स टॅक्स भरताना माझा परमनंट अकाउंट नंबर मला लिहायला लागतो, तसं टीडीएस माझा एम्प्लॉयर कट करणार आणि गव्हर्नमेंटकडे भरणार, तर त्याला सांगायला लागतं की हे कुठल्या कुठल्या पॅन नंबरचा टीडीएस आहे कट केला आहे म्हणून ते। तर गव्हर्नमेंटला माझं पॅन नंबरवरनं कळतं की बाबा यांचा एवढा टीडीएस आहे आणि यांचा एवढा ॲडव्हान्स टॅक्स आहे। कळलं का? मग तो टीडीएस जो असेल ते प्रत्येक डिबेंचर होल्डर रिफंड केव्हा होणार? तुमची टॅक्स लायबिलिटी जर का कमी आहे आणि जास्त भरला गेला असेल तर रिफंड होणार। कळलं का?
हो गया। उसी पेज में जब ऊपर लिख के रखो मैक्सिमम रिबेट अंडर ऑप्शनल रेजिम इज 12,500 एंड मैक्सिमम रिबेट अंडर डिफॉल्ट रेजिम इज 25,000, मतलब बाद में टेंशन नहीं आएगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, वेरी गुड। Shall I go ahead? हो गया प्राजक्ता मैडम, shall I go ahead? Okay, sure ना? हाँ, yep. Now let me consider next question. अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो अपना पवन जो राजा है ना, उसका एज कितना है? 35 ईयर्स है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ रुपीज 7,15,000। अभी 7,15,000 का है, तो लॉजिक क्या कहता है? 7 लाख को क्रॉस कर दिया। 7 लाख को क्रॉस करके मतलब रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन फॉर AY 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। अब अपने राजा को प्रॉब्लम क्या होगा? देखो कि अगर उसका इनकम 7 लाख होता था तो उसका टैक्स कितना आता था? 25,000, और उसका रिबेट कितना रहता था? 25,000। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको टैक्स लायबिलिटी कितना होता? अल्टीमेटली 0, तो ये 25 में से 25 गायब हो जाता। लेकिन अपने हीरो का टैक्स इनकम कितना निकला? 7,15,000। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? यहाँ पे इधर लिखूंगा 7,15,000। क्या रे, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहला वाला नील और दूसरा वाला 15,000 और तीसरा वाला कितना रे? 7,15,000 माइनस 6 लाख मतलब 1,15,000। 1,15,000 का 10% मतलब 11,500। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटलिंग कितना हो गया बोलो उसका? 26,500। और रिबेट कितना? एक्चुअली स्पीकिंग हम बोलेंगे सॉरी आपको रिबेट नहीं मिलता है। क्या रे, समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपको रिबेट नहीं मिलेगा मतलब 0, मतलब आंसर आना चाहिए 26,500, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारा लॉजिक क्या कहता है? ऑप्शनल रेजिम में 5 लाख तक रहेगा तो रिबेट, और डिफॉल्ट रेजिम में 7 लाख तक रहेगा तो रिबेट। अब इसने 7 लाख को क्रॉस कर दिया, मतलब इसको बेचारे को रिबेट मिलने वाला नहीं है। ये बोलेगा सर ठीक है चलो रिबेट नहीं देते तो मत दो, मैं कुछ ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये तो सोचो कि मेरा इनकम कितने से बढ़ा? 7 लाख के ऊपर मेरा इनकम बढ़ गया सिर्फ 15,000 से, और मेरा टैक्स कितने का बढ़ गया? 26,500 का टैक्स बढ़ गया। तो ये लॉजिक हमने इसके पहले कब सीखा है? सरचार्ज में सीखा है कि जब तुम्हारा इनकम का बढ़ने का स्पीड हल्का है, छोटा है, कम है, और टैक्स का बढ़ने का स्पीड ज्यादा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका टैक्स इनकम से ज्यादा न बढ़े। जितने की इनकम में बढ़त है उतने के ही आपकी टैक्स में बढ़त होनी चाहिए। मतलब इसको रिबेट देना चाहिए कि हाँ देना चाहिए। कितना रिबेट देना चाहिए? अगर उसका इनकम 15,000 से बढ़ गया है तो उसका टैक्स भी 15,000 से बढ़ना चाहिए था, बट उसका टैक्स कितने से बढ़ रहा है? 26,500 से बढ़ रहा है, मतलब हम बोलेंगे उसको 11,500 का रिबेट मिलना चाहिए। अगर 11,500 का रिबेट मिलेगा तो उसका टैक्स कितना हो जाएगा? बराबर से 15,000 हो जाएगा, क्योंकि इनकम कितने से बढ़ गया? 15,000 से बढ़ गया था। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर आपने मन में कैलकुलेट किया, अच्छा है, बट मुझे स्टेप वाइज नहीं समझ में आ रहा है कैसे करने का। एक्चुअली स्पीकिंग सेम है जो हमने मार्जिनल रिलीफ में सीखा था, सेम टू सेम लॉजिक है। फिर भी चलो मैं स्टेप्स लिख के दिया यहाँ पे कि ऐसे वक्त क्या करने का है? इफ द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल एक्सीड्स रुपीज 7 लाख एंड द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, देन द रिबेट वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पहले टोटल इनकम माइनस 7 लाख कैलकुलेट करो, उसका आंसर लगेगा ए। बाद में कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, मतलब 7,15,000 पे कैलकुलेट किया, तो कितना अपना अभी कैलकुलेट किया था? 26,500 कैलकुलेट किया था। बाद में इफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब 26,500 इज ग्रेटर देन 15,000, देन द रिबेट अंडर सेक्शन 87 वुड बी बी माइनस ए, मतलब 26,500 माइनस 15, मतलब कितने का रिबेट मिलेगा उसको? 11,500 का रिबेट मिल जाएगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? फिर से एक बार, स्टेप नंबर 1 क्या है? टोटल इनकम माइनस 7 लाख। तो वर्किंग नोट लिखा के देखा यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 टोटल इनकम माइनस 7 लाख। टोटल इनकम कितना उसका? 7,15,000 है।
-7 लाख करूंगा तो आंसर कितना आएगा रे? 15,000। ये कौन है तुम्हारा? पॉइंट नंबर ए। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट स्टेप क्या अपना? स्टेप नंबर 2 में कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। वो अब भी कैलकुलेट क्या गर्म गर्म था 26,500। स्टेप नंबर बी और स्टेप नंबर 2 टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम इज इक्वल टू 26,500 विच इज बी। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? और स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन रिबेट वुड बी इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो स्टेप नंबर 3, सिंस B is greater than A, comma, rebate is equal to B minus A is equal to 26,500 minus 15,000 is equal to 11,000। मैं वापिस चला जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा 11,000, सॉरी 11,500 है ना, सॉरी फॉर दैट, 11,500। तो बचेगा कितना? 15,000। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है, इसके आगे क्या करना पड़ेगा बोलो? मैंने डायरेक्टली वर्किंग नोट लिख दिया है और एक 2 लाइन मेरा लिखने का रह गया है। ऐड क्या करना पड़ेगा? ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% वो 600 रुपया। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 15,600 हो जाएगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? रिबेट मिला क्या अपने राजा को? येस। कितना मिला रिबेट उसको? पूरा 15,000 नहीं मिला, 25,000 नहीं मिला उसको। 25,000 नहीं मिला रिबेट। नहीं सर 7 लाख वाला है मतलब 25,000 का मिलता है। वो तो कब? अगर 7 लाख के अंदर खेलते रहोगे तो आइदर द अमाउंट ऑफ टैक्स और 25,000 इज द लिमिट। सर मैं 7 लाख को क्रॉस कर दे मतलब मुझे रिबेट मिलना ही नहीं चाहिए, सच्ची बात है। लेकिन तेरा सिचुएशन इतना स्पेशल है कि तेरा इनकम का बढ़ने का स्पीड हल्का है और तेरा टैक्स लेकिन जोर से बढ़ रहा है, इसलिए हम तुझे मदद कर रहे हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर अब फिर मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? 15,600 आएगा। लेकिन सर आप खुद ही देखो ना, मेरा टैक्स इनकम कितने से बढ़ा? 15,000 से बढ़ा, और अभी टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? 15,600 आएगा। मतलब मेरे पॉकेट से 600 एक्स्ट्रा ही जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगा वो ठीक है, हमने बोला तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कम रहेगा, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकम टैक्स का अमाउंट शुड नॉट क्रॉस इनकम का अमाउंट। हमने ये नहीं बोला कि तुम्हारा हेल्थ एंड एजुकेशन से शुड नॉट क्रॉस, वो रहेगा तो जाने दो, दैट्स ओके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो डोंट थिंक दैट उसका अल्टीमेट अमाउंट शुड भी 15,000, उसका अल्टीमेट अमाउंट कैन गो बियॉन्ड 15,000। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी के नीचे डायरेक्टली वर्किंग नोट मत करो प्लीज, उधर और 2 लाइन चाहिए तुमको। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन से बाद में टोटल टैक्स लायबिलिटी, बाद में वर्किंग नोट। क्लियर ना? चलो स्टार्ट। ये अपना स्लाइड का नंबर 37 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का, इलस्ट्रेशन नंबर 10।
कभी भी ऐसा गलती से भी मत समझना कि अभी ये राजा का टैक्स लायबिलिटी 15,000 है मतलब उसको अभी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका एडवांस टैक्स सपोज ऑलरेडी भर के हो गया था और एडवांस टैक्स का अमाउंट उसका 17,000 था, हम बोलेंगे यार आपका टैक्स लायबिलिटी 15,000 प्लस 600 का आपका हेल्थ एजुकेशन सेस मतलब आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 15,600, लेकिन आपका 17,000 एडवांस टैक्स और टीडीएस है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का मिलना ना मिलना डिपेंड्स अपॉन टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेड ऑलरेडी इन एडवांस। समझे क्या? अब एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाने का है, फिर आज का लेक्चर खत्म और ये टॉपिक भी खत्म। कल नया टॉपिक के लिए रेडी। रेसिडेंशियल स्टेटस 104 पन्ने आपने ख़त्म किए। आपको पता नहीं आप कितने होशियार बच्चे हो। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ऐसे ही मस्त पढ़ाई करते रहना, टप्पा टप मार्क लेके आएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे मस्त से। मम्मी डैडी भी खुश और तुम्हारे प्रोफेसर लोग भी खुश। हो येस। आता मला परत ते चेंज करायला, याच्यामध्ये माझं हेल्थ एज्युकेशनच लिहायचं राहिलं, नाही तर मी आत्ता लगेचच दिलं असतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये। मी ते सकाळच्या अगरवाल शर्माच्या प्रॉब्लेमचं पण फॉर्मॅट करून ठेवलं आहे, म्हणजे तुम्हाला ते पण मिळून जाईल सगळे। हां थिअरी लिहायची नाही, तुम्हाला नंतर कधी परत वाटलं की सर मला परत एकदा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघायचा आहे, काय करू, तेवढ्याच पानात फक्त प्रिंटआउट काढायचा, तो फॉर्मॅट भरून टाकायचा। लहानपणी आपण शाळेत कशी पुस्तिका करायचो की नाही, लिहिलं की परत परत कळतं त्याच्यामध्ये, म्हणून ते सो इट इज इझी। चलो शैल आई गो अहेड? सुकेश जी चलिए, वेरी गुड। अब थोड़ा सा पॉइंट देखो। मिस्टर पीयूष एज 35 ईयर ओल्ड एंड रेसिडेंट इन इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,15,000 कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इफ ही एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अभी शिफ्ट आउट होगा मतलब क्या करना पड़ेगा, एज देखना पड़ेगा। बट राजा का एज कितना है, 35 ईयर्स का ही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 35 ईयर्स से मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, रे 2.5 लाख के साथ खेलना पड़ेगा। मैं बोलूँगा 4.5 लाख, सॉरी 4,15,000 का उसका इनकम है, पहले 2.5 लाख पे नील टैक्स, बाद में 5 लाख माइनस 2.5 लाख खेलना चाहिए था। बट अपने राजा का 5 लाख है ही नहीं, अपने राजा का है कितना, 4,15,000 है। क्या रे समझ सके मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे का तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इसका इनकम ही 4,15,000 का इनकम है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 4,15,000 माइनस 2.5 लाख मतलब कितना आंसर है बोलो? 1,65,000 का 5% कितना बोलो? 8,250। ये तो उसका एप्लीकेबल है ही नहीं, तो छोड़ ही दिया। वो लाइन नहीं लिखा तो भी चलेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो टोटलिंग कितना आएगा आपका? 8,250 आएगा। और रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ऑप्शनल रेजिम में कब तक है? अगर आप 5 लाख के अंदर होगे तो मिलेगा। और कितना मिलेगा? 12,500 नहीं, 12,500 तक मिलेगा। और इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है? 8,250 है, तो 8,250 ही मिल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? नील। क्लियर? चलो स्टार्ट। वी आर ऑन पेज नंबर 38 and we are solving question number 11. Shall I go ahead now?
क्लियर? चलो, सो लेट अस गो अहेड नाउ लास्ट पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हमको इनकम टैक्स लगाना है। कैसे होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया नहीं है तो आप नहीं कर सकते, काम ही खत्म। इफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ यू देन यू कैन नॉट डू इट। तो हमने बोला ठीक है, फिर ऐसा करेंगे हम लोग। हमको ऐसा क्यों करना है वो भी बता के रखता हूँ कि देर आर मेनी एग्रीकल्चरिस्ट्स हु आर एक्चुअली स्पीकिंग होल्डिंग वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उनको हमको तकलीफ देना नहीं है, बट देर आर सम बिग फार्मर्स who are making huge amount of income and probably they are earning income by way of rent of the agricultural land or by way of rent of that farm building. Are you getting the point what I am trying to specify? So they are not actually speaking doing the work of agriculture also. उनके पास उनकी पुरानी ज़मीन जायदाद है, उनके पास उनकी पुरानी ज़मीन जायदाद है जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने किसी और को वो खेत काम करने के लिए दे दिया है और वो खुद अलग ही काम कर रहे हैं और इधर भी पैसा कमा रहे उधर भी पैसा कमा रहे। ये वाला जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है, और वो वाला पैसा आ रहा है उसके ऊपर टैक्स है, लेकिन वो वाला पैसा कितना है? 5 लाख है, और ये वाला पैसा कितना है? 50 लाख है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको एंजॉय करने को कितना मिलता है? 55 लाख, लेकिन टैक्स इसके ऊपर भरता है 5 लाख के ऊपर। अभी मेरा दूसरा दोस्त है, वो भी बराबर 5 लाख ही कमाता है, बट वो 5 लाख के ऊपर टैक्स भरता है और 5 लाख के में से ही उसका डिस्पोजल इनकम बन जाता है। तो ये ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट है कि जिसके पास एग्रीकल्चर का इनकम ज़्यादा होने की वजह से उसका डिस्पोजेबल कैपेसिटी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन क्योंकि उसका एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स लगता नहीं है, इसके लिए वो एंजॉय करेगा 55 और टैक्स भरेगा 5 पे। और मेरा दूसरा दोस्त जो है, जो एंजॉय भी करेगा बेचारा 5 लाख, उसमें से टैक्स भरने वाला है, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स बोलते हैं इससे ये नाइंसाफ़ी हो रही है, समझ में आ रहा है, बट क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हाथ बांध लिए है, हम इसको टैक्स नहीं लगा सकते अभी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो क्या करने का हम आइडिया करेंगे, हम उसको इनडायरेक्टली थोड़ा टैक्स लगाने का कोशिश करेंगे। कैसे लगाने का कोशिश करेंगे? एकदम सिंपल लॉजिक, ये जो 5 लाख वाला है ना, वो बोलेगा मुझे रिबेट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अप टू 5 लाख रहेगा तो नो टैक्स ना, डिफॉल्ट रेजिम में तो 7 लाख तक नो टैक्स है, तो ये बोलेगा मुझे टैक्स नहीं। हम बोलेंगे नहीं सर, अभी हम लोग इस तरह से आपके इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि जिसकी वजह से आपका जो 5 लाख है ना, वो ऊपर के टैक्स स्लैब में चला जाएगा। तो मेरा जो दूसरा दोस्त है जो सिर्फ 5 लाख ही कमाता है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमाता है, उसको रिबेट मिलेगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा। और मेरा ये जो दोस्त है जिसके पास 50 लाख का एग्रीकल्चर इनकम है और 5 लाख का बाकी का इनकम है, वो 5 लाख के इनकम के ऊपर रिबेट कमाने का सोच रहा था, ख्वाब देख रहा था। हम बोलेंगे सर आपका ख्वाब टूटने वाला है, हम पूरा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपके इनकम को कैलकुलेट करने का टेक्निक चेंज कर देंगे। वो टेक्निक क्या, वो देखेंगे। ऑल्दो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इधर एक टैक्स शब्द चाहिए। There is a partial integration of agriculture income with non-agricultural income. It is applicable to individuals, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person. मतलब it is not applicable to firm, company and local authority. ये जो सिस्टम में सिखाने वाला हूँ अभी, वो सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसके लिए है। ये कंपनी के लिए नहीं है, फर्म के लिए नहीं है और लोकल अथॉरिटी के लिए नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, 2 कंडीशंस व्हिच नीड टू बी सैटिस्फाइड फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन आर नेट एग्रीकल्चर इनकम, बाबा लोग बेबी लोग शब्द याद रखना, नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब पूरा अमाउंट नहीं, उसमें से जो भी कुछ डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा माइनस कर दो। शुड एक्सीड ₹5,000 पर एनम, उसका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर का रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2.5 लाख के ऊपर रहना चाहिए अगर वो ऑप्शनल रेजिम में रहेगा तो, या फिर 3 लाख के ऊपर रहना चाहिए अगर वो डिफॉल्ट रेजिम में रहेगा तो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, वो जो मेरा दोस्त है ना उसका उम्र 65 साल है, तो उसके लिए क्या, और वो ऑप्शनल रेजिम में, बोलूँगा फिर 3 लाख के ऊपर रहना चाहिए। नहीं सर, मेरा जो दोस्त है ना वो 82 साल का है, 82 ईयर्स का है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए क्या, फिर बोलेंगे और ऑप्शनल रेजिम में, बोलोगे फिर उसको 5 लाख तक, उसका बाकी का इनकम जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख के ऊपर रहना चाहिए। बिकॉज द वर्डिंग्स आर नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। In default regime it is always 3 lakh. In optional regime it can be either 2,50,000 or 3 lakh or 5 lakh depending upon the age of the assessee. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट एग्रीगेशन प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू कंपनी, LLP, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लोकल अथॉरिटी। इनको एप्लीकेबल करने वाले नहीं है। ओके, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1,
एड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विथ नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है मतलब 5 लाख था अपने दोस्त का और 50 लाख एग्रीकल्चर इनकम था, वो दोनों को टोटलिंग कर दो एंड कंप्यूट द टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। लेकिन सर 50 लाख के ऊपर टैक्स लगाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट अलाउड। बोलूंगा नहीं वो ठीक है, तुम स्टेप नंबर 1 है, अभी तक फाइनल आंसर नहीं है, स्टेप नंबर 1 है, रखो। बाद में ऐड नेट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब उसका 50 लाख जो था वो, टू एंड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल टू द एसएससी। उसको कितना लिमिट था फिर उसका, सब मेरा दोस्त का उम्र 35 साल है, तो मैं बोलूंगा फिर दैट की उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है 2,50,000 है, अगर ऑप्शनल रेजिम में रहेगा तो 50 लाख और 2,50,000 मतलब 50 2,50,000 कंसिडर करो। पहले 50 लाख और 5 लाख, 50 लाख क्या था एग्रीकल्चर इनकम, 5 लाख क्या था नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों का टोटलिंग करके क्या कर दिया, उसका टैक्स कैलकुलेट करके हो गया, वो साइड में रख दिया। बाद में फिर से 50 लाख और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 50 लाख और 2,50,000, फिर 50 लाख और 3 लाख जो रहेगा वो टोटलिंग करके ले लो और वो टोटलिंग के ऊपर का टैक्स फिर से कैलकुलेट करो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूट द टैक्स ऑन द एग्रीगेट अमाउंट, देन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, थैंक यू, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। अभी जो गर्मा गर्म नया नया टैक्स कैलकुलेट किया था उसमें से इनकम टैक्स, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2 फ्रॉम द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। तो ऊपर वाला टैक्स में से नीचे वाला टैक्स माइनस कर दो। स्टेप नंबर 4, द सम सो अराइव्ड एट शैल बी either increased by surcharge if applicable or reduced by rebate if any available under section 87A। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। एंड स्टेप नंबर 5, thereafter it would be again increased by health and education cess at the rate of 4%। वो तो हमेशा रहता है, ये बाद में 4% लगाने का रहता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो चलो अभी वर्किंग करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोलता है। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24 इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड। ये नॉन एग्रीकल्चरल है बाबा लोग, एनए नहीं लिखता, एनए लिखा तुमको लगेगा नॉट एप्लीकेबल, ये नॉन एग्रीकल्चरल है, तो ये अपने को नॉर्मल इनकम करके कंसिडर करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ये भी नॉन एग्रीकल्चरल है उसका। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। बाद में एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, ये उसका एग्रीकल्चरल इनकम है। बट आगे बोलते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, नेट एग्रीकल्चर इनकम चाहिए, तो बोलूंगा मतलब ये एग्रीकल्चरल इनकम और ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस है, तो ये उसमें से माइनस करो। 4,80,000 माइनस 1,70,000 कितना आंसर है बोलो, सॉरी 3,10,000। नेक्स्ट, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर एवाई 24-25 अज्यूमिंग दैट हिज एज इज 45 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। ऐसा अलग अलग एज बोल रहे हैं, इसका मतलब अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ऑप्शनल रेजिम कंसिडर करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा नेम मिस्टर एक्स 45 ईयर्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल रेजिम की ऑटोमेटिकली अज्यूम्पशन कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है रे, 4,80,000 है, ले लिया 4,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 2,50,000, ले लिया 2,50,000। नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है तुम्हारा 3,10,000। कैसे कैलकुलेट किया 3,10,000 आपने सर, 4,80,000 माइनस 1,70,000 इज इक्वल टू कितना 3,10,000। और वो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एग्जाम कर दो। इसके आउटर कॉलम में कितना आएगा डैश। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका 4,80,000 प्लस 2,50,000 मतलब कितना रे 7,30,000। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ नहीं ऐसा कंसिडर करता हूं तो उसका टोटल इनकम कितना आएगा 7,30,000 आएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं। अब मुझे इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है कि आपका जो अभी का इनकम है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर क्या कर दो, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दो। तो आई विल स्पेसिफाई 7,30,000 प्लस 3,10,000 था ना रे अपना, मतलब टोटली कितना आएगा बोलो 10,40,000। और अपना ऑप्शनल रेजिम वाला है, मतलब पहला 2.5 छोड़ना पड़ेगा और उसको उम्र में 45 साल बोला हुआ है, मतलब पहला 2.5 छोड़ने का। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, पहले 2.5 पे नील, बाद में के 2.5 के ऊपर 5% मतलब 12,500 हो जाएगा। और बाद में अभी 5 लाख खत्म हो गया, बाद में उसको कहाँ तक जाने का है 10 लाख तक 20% रहेगा, मतलब कितना आएगा 5 लाख और 10 लाख मतलब 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 20% मतलब 1 लाख रुपया। और 10 लाख के ऊपर भी उसका 40,000 रुपया है। नहीं समझे, 10,40,000 है ना, मतलब पहला 10 लाख हटा दो, ऊपर के 40 के ऊपर 30% लगाओ और बीच में 1,12,500 ऐड कर दो। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इट विल बी 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस
10,40,000 माइनस 10 लाख इंटू 30%. आठवतं कसं केलं होतं आपण ते मगाशी? किती अमाउंट आएगी फिर तुम्हारी? 40,000 पे 30% मतलब 12,000. 12,000 प्लस 1,12,500 मतलब 1,24,500. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1,24,500. ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? उसका जो एड नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. उसका जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड कर दो. एग्रीकल्चर इनकम कितना था उसका? 3,10,000 था. मिला क्या आपको सबको? उसको हम क्या करेंगे? 3,10,000 को हम लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख में ऐड कर देंगे. क्या समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? बोलो कितना आंसर आया? 5,60,000. मैं बोलूंगा फिर इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा? रे पहले 0 आएगा प्लस 12,500 आएगा प्लस 5,60,000 माइनस 5 लाख इंटू कितना रे? 30% कैसे होगा? 5 लाख के ऊपर 30% है, 5 लाख के ऊपर 20% है, 10 लाख के ऊपर 30% है. क्या नम्रता मैडम ऐसा करती रहे लड़की तू? कितना आंसर आया बोलो? 60,000 का 20% मतलब 12,000. 12 प्लस 12,500 मतलब 24,500. समझे क्या? तो 24,500. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है तुम्हारा? डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट इन स्टेप नंबर 2 फ्रॉम अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 1. मतलब 1,24,500 में से 24,500 हटा दो. सो इट विल बी 1,24,500 माइनस 24,500 इज इक्वल टू कितना रे? 1 लाख. एंड स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? सरचार्ज रहेगा तो लगाओ. सरचार्ज तो नहीं लगेगा, 50 लाख को क्रॉस नहीं किया. रिबेट रहेगा तो रिबेट माइनस करो. रिबेट भी नहीं लगेगा क्योंकि इसने 5 लाख को क्रॉस किया है. उसका इनकम 7,30,000 था ना पहले. मिला क्या आपको सबको? तो इसको रिबेट भी नहीं मिलेगा, मतलब रिबेट नहीं है, सरचार्ज भी नहीं है. लेकिन बाद में क्या ऐड करो? हेल्थ एंड एजुकेशन से. वो कितना परसेंट है? 4%. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? लिखूंगा नो रिबेट एंड नो सरचार्ज बट एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. चलो 1 लाख का 4% कितना आता है रे? 4,000. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा उसका? 1,04,000. समझे? पहले क्या करने का? ये जो 3,10,000 है वो किस में ऐड करने का? उसके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करने का. और बाद में फिर से 3,10,000 किस में ऐड करने का? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ऐड करने का. मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, जाने दो, थोड़ा सा चेंज करता हूं. अमाउंट वही रहेगा, टेंशन मतलब सिर्फ जगह चेंज करता हूं. समझा क्या? 3,10,000 वैसे वैसे पकड़ा. एग्रीकल्चर इनकम को किस में ऐड किया? नॉन एग्रीकल्चर इनकम में. और किस में ऐड किया? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में. ऐड किसको करना है? हमेशा एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना है. और वो भी कौन सा एग्रीकल्चर इनकम? ग्रॉस वाला नहीं, नेट वाला. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? किसको ऐड करना है? नेट एग्रीकल्चर इनकम को. किस में ऐड करना है? पहली बार नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, दूसरी बार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? क्लियर? और दोनों बार टैक्स कैलकुलेट करना है. फिर पहले के टैक्स में से दूसरे का टैक्स माइनस करके बचा कुछ अमाउंट के ऊपर अगर रहेगा तो रिबेट, रहेगा तो सरचार्ज, और बाद में हेल्थ एजुकेशन से कंप्लीट करना है. गॉट द आइडिया? श्योर? चलो करो. 45 ईयर्स का अभी क्लास में करेंगे और 70 ईयर्स का होमवर्क. 70 ईयर्स में बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ इधर चेंज होगा. इधर क्या होगा बोलो? इधर इधर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? 3 लाख प्लस 3,10,000 बोलना पड़ेगा. तो ये 6,10,000 हो जाएगा. बिकॉज इट इज 3,10,000 टू बी एडेड टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ना. और वो 70 साल का रहेगा, उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख बन जाएगा ना. तो इट विल बी 3 लाख प्लस 3,10,000 मतलब 6,10,000 हो जाएगा. फिर 6,10,000 का टैक्स कैलकुलेट करने का, फिर वो यहाँ पे माइनस करने का, फिर ये थोड़ा कम हो जाएगा और भी अमाउंट उसका.
समजते ना काय झालं ते. नाही कळलं तर रेकॉर्डेड लेक्चर परत बघायचं आणि तरी पण नाही कळलं मला परत डाऊट विचारायचं. मी आहे काय, मी तुम्हाला सोडणार नाही. नोव्हेंबरपर्यंत मी तुमच्या मानगुटीवर बसलेला आहे. जिसको पास नहीं होने का है उसके पीछे मैं नहीं लग सकता हूँ, बट जिसको पास होने का है उसको मैं किसी भी हालत में गिरने नहीं दूंगा. दस लेक्चर में आपने बेसिक कंसेप्ट पूरा किया, परफेक्ट. अभी 4 से 5 लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस ख़त्म, फिर सैलरी के पीछे लगेंगे, उसको एक 10 से 15 लेक्चर लगेगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी. ऐसा करते 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 हम लोग 20 अप्रैल के पहले इनकम टैक्स ख़त्म करेंगे, फिर से कॉस्टिंग चालू.
कंप्लीट। 70 सालों वाला जो सिचुएशन है वो आप करने वाले हो, उम्र 70 साल का जो आप करने वाले हो। क्लियर ना? कर सकोगे होमवर्क? होमवर्क करते हो कि क्लास में करते हो? अभी कर दो फटाफट से, 70 साल का हो जाएगा 2 मिनट में। मुझे अमाउंट बता दो कितना आ गया करके। पूरा कर दो और उसके बाद में भागो, उसके पहले मत भागो। घर के बच्चे कोई है क्या? नहीं है, चलो ठीक है।